इकाई 2 में आज कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में आनुवंशिकी इकाई 2 में पढ़ाया जाएगा। और इसमें इकाई 2 में सबसे पहले जो शब्द आया है आनुवंशिकी, इस पे विचार करें। देखिए, माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में चले जाते हैं। तो माता पिता के लक्षण संतानों में कैसे जाते हैं, उसी पे ये पूरी इकाई है। और उसमें सबसे पहले आनुवंशिकी अगर देखें तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो शब्द है, इसका अर्थ है कि माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में पहुंचना आनुवंशिकी कहलाता है। अब माता पिता के लक्षण जो संतानों में जाएंगे, वो जाहिर सी बात है, जो इसके पहले थोड़ा सा डीएनए के बारे में बताया गया है। डीएनए से क्रोमोसोम बनते हैं और प्रत्येक कोशिका में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 46। और ये क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में रहेंगे, यानी डीएनए से जो क्रोमोसोम बनेंगे ये हमेशा जोड़े में रहेंगे। प्रत्येक कोशिका में 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे मनुष्य में। इनके द्वारा जो क्रोमोसोम होते हैं, इस पे फिर जीन होते हैं। क्रोमोसोम पर जीन लगे रहते हैं, जीन। और जीन के द्वारा आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। यानी माता पिता के जो लक्षण हैं, जैसे त्वचा का रंग है या आंखों का रंग है या बालों का रंग है, इस प्रकार से कई जो लक्षण होते हैं वो संतानों में पहुंच जाते हैं। तो इसे ही क्या कहेंगे? आनुवंशिकता कहेंगे। और जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। तो परिभाषा देख लें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। उसे आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अब ये जो आनुवंशिकी शब्द है, ये मेंडल के जब नियम बने उसके बाद वैज्ञानिक जो हैं, जिस वैज्ञानिक ने ये शब्द दिया है, उनका नाम है वाटसन। वेटसन और पुनेट का शब्द है ये पूरा। वेटसन का नाम विशेषकर लिखें, क्योंकि वेटसन ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और जहाँ तक जीन का सवाल है, जो जीन आया है GENE, जो डीएनए पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं या अणु पाए जाते हैं, उन्हें हम जीन कहते हैं। यानी आनुवंशिकता की इकाई इस आधार पे जीन हो गई। तो जीन से बना है जेनेटिक्स। और जीन शब्द का प्रयोग 1909 में आया है, और ये जोहानसन का शब्द है, जोहानसन का। तो जोहानसन ने 1909 में इस शब्द का प्रयोग किया था, 1909 में। इस प्रकार से ये इकाई 2 आई है आनुवंशिकी। अब शायद इतना इकाई के बारे में समझ गए होंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। और माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। अब इसी में सबसे पहले कुछ शब्दावली है मेंडल की, तो थोड़ा सा पहले मेंडल देखें।
कि मेंडल के नियम जो हैं उसके आधार पे, तो मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकता के नियम दिए, और ये जो मेंडल के नियम दिए गए, मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के निवासी थे। 1866 में ये नियम आए हैं। हालांकि ये 34 वर्षों तक जो 34 वर्षों का समय था, ये ठंडे बस्ते में पड़े रहे, यानी जो अन्य वैज्ञानिक थे उनका इन मेंडल के नियमों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने मेंडल के नियमों का पुनः प्रतिपादन किया है, और उसमें ह्यूगो डिब्रीज का नाम है, ह्यूगो डिब्रीज। कोरेंस का नाम है, और सेरमाक इनका नाम है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के मेंडल के जो नियम थे उनका प्रतिपादन किया है 1900 में। तब ये नियम तीनों बने हैं, और ये जो तीनों नियम थे ये हालांकि 1866 में बन गए थे, लेकिन इनका जो प्रकाशन हुआ है, यानी जो चर्चा में आए हैं, इसके बाद इसको लीगल जो मान्यता मिली है वो 1900 में मिली है 3 वैज्ञानिकों के द्वारा, ह्यूगो डिब्रीज, कोरेंस और सेरमाक ने। तब मेंडल के नियम आए। अब मेंडल के जब नियम आ गए तो इसकी कुछ शब्दावली मेंडल ने प्रयोग किस पे किए होंगे, तो जो मेंडल ने सारे प्रयोग किए हैं वो मटर पे किए। किस पे? मटर पे। मटर का पौधा सभी लोग जानते हैं, उद्यान मटर यानी गार्डन पी के नाम से इसे जाना जाता है, और ये सभी प्रकार के वातावरण में आसानी से उगाता है। तो मटर को ही क्यों चुना होगा, या अन्य पौधे उस बगीचे में लगे थे जिसमें ये काम करते थे, पादरी थे। मटर को चुनने का कारण था कि इसमें 7 प्रकार के विभेदक लक्षण पाए जाते थे। जैसे तना देख लें तो तना इसका लंबा था, पौना भी था, बीज का आकार गोल भी था, झुर्रीदार भी था, तने की लंबाई जो थी, पुष्प की स्थिति जो थी, ये सब लक्षण इस आधार पे 7 लक्षण विभिन्न प्रकार के दिए गए। उसी आधार पे मेंडल के नियम बनाए गए। तो मेंडल ने मटर को चुनने का कारण एक ये भी था कि ये पौधा 1 वर्षीय था। बायो में या बॉटनी में 1 वर्षीय पौधे हुए उन पौधों को कहा जाता है जो केवल 1 वर्ष में तैयार हों, या यानी 2 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में, यानी 1 वर्ष के अंदर तैयार हो जाना चाहिए। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? 1 वर्षीय। ये तो पहला लक्षण हुआ, यानी एनुअल, आप कह सकते हैं एनुअल। एनुअल होने के कारण यानी 1 वर्षीय था, इसलिए जो इसका विश्लेषण किया गया, लक्षण देखे गए, उनको ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता था कि बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा कारण ये था, नंबर 2, कि ये पौधा आसानी से सभी प्रकार के वातावरण में कल्टीवेट किया जा सकता है, यानी उगाया जा सकता है। तो ये कारण रहा। तीसरा, इसमें क्योंकि ये द्विलिंगी पुष्प था, इसमें स्वपरागण होता था, लेकिन पर परागण भी कराया जा सकता था। तो ये कल्टीवेशन जो है इसका, कल्टीवेटेड, आसानी से किया जा सकता है सभी प्रकार के वातावरण में, सभी प्रकार के वातावरण में। ये कारण रहा होगा। इसके बाद ये द्विलिंगी पुष्प होता है, इसलिए इसमें स्वपरागण होता है। तो स्वपरागण तो होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसमें परपरागण भी कराया जा सकता है। और चौथा विशेष लक्षण था जिसके ऊपर सारे नियम बने, वो 7 प्रकार के विभेदक लक्षण इसमें पाए जाते हैं, यानी विभेदक लक्षण।
इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर को चुना। अब इसका वानस्पतिक नाम भी मालूम होना चाहिए, तो वानस्पतिक नाम होता है इसका पाइजम सेटाइवम। पाइजम सेटाइवम। अब जब पाइजम सेटाइवम इसका वानस्पतिक नाम लिखा जाता है तो ये वंश होता है और ये जाति होती है, वंश और जाति। खास बात होती है वंश को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और स्पीशीज को इटैलिक्स में यानी तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। चूंकि ये हम लोग नहीं लिखाते हैं या नहीं लिखा जाता है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए जाति को अंडरलाइन कर दिया जाता है और स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, यानी छोटे अक्षर से लिखा जाएगा जाति को। और जाति आप सभी लोग जानते हैं कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, तो इस आधार पे इसका मटर का जो वानस्पतिक नाम था वो पाइजम सेटाइवम था। तो मटर को चुनने का कारण समझ गए होंगे। अब जब मटर को चुन ही लिया तो इसके ऊपर इन्होंने प्रत्येक विभेदक लक्षण जो 7 लिए थे उसमें एक एक लक्षण को लेकर के उसका अध्ययन किया 1 साल तक, यानी 7 वर्षों तक अध्ययन किया है मटर पे। जब 7 वर्षों तक अध्ययन किया तो सारे जो विभेदक लक्षण थे उनसे निष्कर्ष निकाला, तब मेंडल के नियम बने हैं। तो उसमें कुछ शब्दावली आएगी, तो सबसे पहला शब्द आ रहा है शब्दावली में, तब हम वहां पे पहुंचेंगे। एलील, एलील या इसको एलीलोमार्फ भी कहते हैं, एलीलोमार्फ, क्योंकि शब्दावली इसमें सबसे आवश्यक है। अगर शब्दावली नहीं आती है तो मेंडल के नियम का कोई औचित्य नहीं है। तो एलील का मतलब होता है, जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं विलोम शब्द, उसी प्रकार से बायो में इन्हें एलील कहते हैं। इसका मतलब विरोधी लक्षणों वाले जो जोड़े होते हैं उन्हें एलील कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है, विरोधी लक्षणों वाले जोड़े को एलील कहते हैं। विरोधी लक्षणों वाले जोड़े को क्या कहेंगे? एलील कहेंगे या एलीलोमार्फ कहेंगे। विरोधी लक्षणों वाले जोड़े को क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। अब जैसे उदाहरण समझे, जैसे आपने एक तरफ तने की लंबाई जो है, तने की लंबाई, अब तना 2 प्रकार का हो सकता है, या तो लंबा होगा या बौना होगा, या तो लंबा होगा या बौना होगा। लंबे को अंग्रेजी में कहते हैं टाल, यानी TALL। वहां से 2 अक्षर ले लिए कैपिटल में, तो ये लंबा हो गया। ये क्या हो गया? लंबा। और 2 अक्षर यही अगर स्मॉल ले लिए, समझे, 2 अक्षर यही स्मॉल ले लिए तो ये बौना हो गया। तो ये कहलाएगा शुद्ध लंबा। ये क्या कहलाएगा? शुद्ध लंबा। और ये कहलाएगा शुद्ध बौना। ये क्या कहलाएगा? शुद्ध बौना। ये पहले जो लिए जाते थे अक्षर, अब ये विरोधी लक्षण हो गए। भाई ये लंबा है तो ये बौना है, तो ये क्या हो गए? विलोम हो गए कि नहीं हो गए? तो ये विरोधी लक्षण हो गए। तो विरोधी लक्षणों वाले जोड़े को क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। ये एलील हो गए। फिर इसके बाद इनके जो ये हैं, ये कैपिटल T और कैपिटल T, इनको अलग कर लिया, ये जीन कहलाए। क्या कहलाए? जीन। सब ये गोले में अलग अलग लिखे जाएंगे। इस प्रकार से हमने लिख लिए। अब ये क्या कहलाएंगे? जीन। अब देखिए, ये शुद्ध लंबा और ये शुद्ध बौना। जानते हैं जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो उसमें जो ताकतवर होता है वही जीतता है। ठीक इसी प्रकार से ये प्रभावी है,
कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी। तो ये बौना है, इसके द्वारा ये दब जाएगा। जब दबी जाएगा तो देखिए पहली पीढ़ी में होगा क्या, ये देखिए यहां से कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी, ये आ गया। अब इसका जीन तो आ गया, लेकिन जीन के साथ लक्षण नहीं आए। दूसरा, इसका क्रॉस इसके साथ जाएगा, ये नियम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इसके साथ यानी पहले वाले के साथ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस आखिरी वाले के साथ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए सम में देखिए, अब स्मॉल टी आया तो है, तो ये पौधों में ये रहेगा, ये लक्षण इसका दिखाई देगा, यानी जो प्रदर्शित होगा वो लक्षण जो दिखाई देता है, अगला शब्द आ रहा है, उसे कहेंगे डोमिनेंट। क्या कहेंगे? डोमिनेंट, यानी प्रभावी कहेंगे। और जो लक्षण दब जाएगा, दिखाई नहीं देगा, प्रदर्शित नहीं होगा, उसे कहेंगे अप्रभावी, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव। अंग्रेजी में कहेंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो देखिए ये सब डोमिनेंट कर गया, कौन सा? ये लक्षण। यानी ये सारे जो पौधे आए तने की लंबाई के, ये संकर लंबे आ गए, संकर लंबे। इसका मतलब इसका लिखने का तरीका सबसे अच्छा है, कोई भी क्रॉस कराएंगे तो जो शुद्ध है, शुद्ध शब्द हटा देंगे कि डोमिनेंट आ रहा है, और उसकी जगह संकर लिख करके वो लक्षण लिख दिया जाएगा, तो ये आपका संकर लंबे पौधे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, ये जो पीढ़ी कहलाएगी, इस पीढ़ी को पी पीढ़ी कहेंगे। पी माने पेरेंट्स, ये पी पीढ़ी कहलाएगी। और यहां से जो पहली पीढ़ी मिलेगी उसे हम F1 पीढ़ी कहेंगे, F1 पीढ़ी। ये हमारी F1 पीढ़ी आ जाएगी। तो यहां पे पौधे कैसे आ गए? संकर लंबे आ गए। तो तीन शब्द आए, पहला आया एलील, दूसरा आया प्रभावी और तीसरा आया अप्रभावी। अब चौथे शब्द पे पहुंच रहे हैं। अब ये एलील है, ये क्या है? एलील है, विरोधी लक्षण वाले। अब अगर किसी एलील के दोनों जीन समान हो, या तो डोमिनेंट हो इस आधार पे, या रिसेसिव हो, जैसे यहां पे देखिए दोनों जीन एक जैसे हैं, तो अगला शब्द जो आ रहा है समयुग्मजी, समयुग्मजी, ये सब शब्दावली है, होमोजाइगस। समयुग्मजी का मतलब है, अर्थ है कि किसी एलील के दोनों जीन समान हो। समान का मतलब या तो प्रभावी हो जैसे ये, या अप्रभावी हो जैसे ये, तब ये क्या कहलाएगा? समयुग्मजी, यानी होमोजाइगस। होमो माने समान। अब यहां पे देख लीजिए, अगर एक जीन देखें तो हमारा ये प्रभावी है, और दूसरा जीन देखें तो अप्रभावी है। अगर ये स्थिति आती है तो अगला शब्द आ रहा है शब्दावली में विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस, विषम युग्मजी। तो आप शायद समझ गए होंगे, इतने शब्द इस पहले आरेख से आए गए। अब आगे बढ़ेंगे, F1 के बाद F2 पीढ़ी आएगी। ये कैसे आएगी F1 और F2 पीढ़ी, वो आप समझिए। देखिए जैसे माता पिता हैं, माता पिता के बाद जो उनकी संतानें आएंगी वो F1 पीढ़ी कहलाएगी। अब जब उनकी शादी होगी, उनसे जो संतानें आएंगी वो F2 पीढ़ी कहलाएगी। तो अब हम पहुंच रहे हैं पौधों में F2 पीढ़ी में। किसमें पहुंच रहे हैं? F2 पीढ़ी में। तो F2 पीढ़ी में इसी को बढ़ाएंगे। अब देखिए, एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लाल, ये संकर लंबे, और दूसरी तरफ हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी संकर लंबे हो गए।
फिर वही काम करें, अगला शब्दावली आ जाएगी। अब देखो भाई वही काम, ये कैपिटल टी निकाला और ये स्मॉल टी निकाल लिया, ये कैपिटल टी निकाला और ये स्मॉल टी अलग कर लिया। अब एलिल नहीं कहेंगे क्योंकि विरोधी लक्षणों में ये विरोधी लक्षण नहीं है, नहीं तो आप समझे कि ये विरोधी लक्षण है, ये विरोधी लक्षण नहीं है। अब फिर वही काम करेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ, देखो बदल गया। अब इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसी प्रकार से इसका क्रॉस इसके साथ। इसको समझें, यहां पे स्मॉल टी है, इसमें कैपिटल टी है, तो प्रभावी लक्षण पहले लिखा जाता है हमेशा, तो ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, तो अप्रभावी लक्षण को हमेशा बाद में लिखेंगे। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, ना कि स्मॉल टी और कैपिटल टी लिखेंगे। यही बात इसमें भी है, इसमें तो दोनों लक्षण एक जैसे आ गए। अब देखिए, अगर देखें तो ये आपका शुद्ध लाल आया, शुरू में देखिए तो ये आपका कैसा हुआ, शुद्ध लाल, ये शुद्ध लंबा, सारी शुद्ध लंबा। ये दोनों आ गए संकर लंबे, और ये आपका आ गया शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। अब यहां पे शब्दावली में अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहां पे हमने ये क्रॉस कराया था, ये हमारी कौन सी पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी। ये जो प्राप्त हुई वो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, कौन सी, F2 पीढ़ी। अब शब्दावली में अगला शब्द आ रहा है फिनोटाइप। ये फिनोटाइप क्या होता है ये समझें, फिनोटाइप। फिनोटाइप का अर्थ होता है बाह्य लक्षण, बाहर से जो जैसा दिखेगा वो फिनोटाइप कहलाएगा। जैसे शुद्ध लंबा है, संकर लंबा है, तो बाहर से आप ये नहीं कह सकते ये संकर लंबा है, ये शुद्ध लंबा, ऐसा नहीं कह सकते, लंबा है ये पता है, ठीक है ना। तो इस आधार के पे देखें तो बाह्य लक्षणों का उल्लेख क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा। तो फिनोटाइप आपका एक ये और दो ये, यानी 3 आया, अनुपात लिखा जाता है ये। अब जब संकर लंबे ये पहचान लिए आपने, तो ये तो उसके बीच में बौना है, वो तो दिखाई पड़ेगा, तो ये तो पहचान ही लेंगे। तो एक पौधा आया आपका शुद्ध बौना, तो इसका फिनोटाइप जो हुआ जाके वो 3:1 हुआ जाके, ठीक है। अगला शब्द आ रहा है, फिर इसी पे देखें जीनोटाइप, जीनोटाइप। जीनोटाइप में जीन की जो संरचना का अध्ययन जीनोटाइप कहलाएगा। अब इसमें देखो दोनों जीन एक जैसे हैं, कैपिटल टी, तो इसका अनुपात आएगा 1। फिर इसके और इसके दोनों के जीन एक जैसे हैं, इसका अनुपात आएगा 2। फिर इसके बाद इसके दोनों जीन एक जैसे हैं, इसका अनुपात आएगा 1, यानी 1:2:1। यही मेंडल का मतलब द्वितीय नियम भी कह सकते हैं पूरा मिला करके, और ये आपकी शब्दावली हो गई। अब अगला शब्द भी यहीं पे समझ लें। अगला शब्द ये फिनोटाइप समझ गए होंगे, बाह्य लक्षणों का उल्लेख या अध्ययन फिनोटाइप कहलाएगा, और जीनी संरचना का अध्ययन जीनोटाइप कहलाएगा, ठीक है। अब 2 शब्द और बचे भाई इसमें, उनको और कर लें। एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड माने एक संकर, और दूसरा शब्द है डाई हाइब्रिड। डाई माने 2, मोनो माने 1। डाई माने 2, मोनो माने 1। जब एक जोड़े विरोधी लक्षणों के बीच संकरण की क्रिया कराई जाती है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसा कि अभी आपने ये पूरा किया, शुरू में आपने लिया था कैपिटल टी एक तरफ लिया था और दूसरी तरफ स्मॉल टी लिया था।
ये क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी जब एक जोड़े विरोधी लक्षणों के बीच संकरण की क्रिया कराई जाएगी तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और अगर दो जोड़े विरोधी लक्षणों के बीच संकरण की क्रिया कराई जाएगी तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है इसमें 16 खाने बनेंगे और इसका अध्ययन आप इसके बाद वाले वीडियो में आपको पूरा कराया जाएगा। लेकिन परिभाषा समझ लें, फिर बता दें। डाई हाइब्रिड माने दो जोड़े विरोधी लक्षणों के बीच संकरण की क्रिया को क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए दो लक्षण लिख लो। जैसे मान लीजिए एक तरफ हमने लिखा कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये देख रहे हैं, यानी पीले गोल। और दूसरी तरफ लिख दिया दो लक्षण में इसका उल्टा, यानी एलिल स्मॉल आर। ये शुद्ध पीले गोल कहलाएगा और ये शुद्ध हरे झुर्रीदार कहलाएगा। इसका क्रॉस अगर करें तो यहां से देखिए कैपिटल वाई आएगा, यहां से स्मॉल वाई आएगा, यहां से कैपिटल आर आएगा और यहां से स्मॉल आर आएगा। ये आपके शुद्ध पीले गोल हो गए, शुद्ध पीले गोल। और ये हो गया शुद्ध हरे झुर्रीदार, रिंकलेड अंग्रेजी में कहते हैं। इसके बीच क्रॉस कराएंगे। इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे, वहीं से डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा 16 खाने बना के समझाया जाएगा। धन्यवाद।